इंटरमीडिएट अनसॉल्व्ड की सीरीज में सेट 2 346 BT का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक का सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया गया हो, संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस दिया गया, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। देख लेते हैं संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। एक्स और वाई क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, प्रत्येक प्लेट का यानी एक्स प्लेट है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, वाई प्लेट है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई व के परावैद्युतांक की एक पट्टी रखी गई है। अब टी मोटाई की पट्टी रखी है और के परावैद्युतांक की क्या रखी गई, एक पट्टी रखी गई है। तो और एक प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, दूसरी प्लेट का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए, प्लेटों के बीच में दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, एक तो वायु में और दूसरा जो के परावैद्युतांक की और टी मोटाई की पट्टी रखी गई है उसमें निकालेंगे कि कितनी आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है ई नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। वैसे फार्मूला होता है ई इक्वल्स टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट ए होता है, जबकि सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपान में ए जाकर। तो वायु के लिए एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं, क्यू अपान में ई नॉट इक्वल्स टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं, तो उसको लिख देते हैं ई के। तो क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में ए हो जाएगा। केवल एप्सिलॉन नॉट 0 को के से गुणा कर देते हैं, क्योंकि के परावैद्युतांक में निकालनी है। अब देखते हैं डी माइनस टी दूरी किसमें है, वायु में, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है, ई नॉट जाकर। फिर टी मोटाई में वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई के है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो देखिए सूत्र एक पढ़े होंगे सब लोग, E इक्वल्स टू होता है V अपान में D जाकर। तो यहाँ से V निकालेंगे तो V इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू में D जाकर, E इंटू में D, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता और बीच की दूरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा पहले वायु के लिए और फिर के परावैद्युतांक के माध्यम के लिए। तो इसके लिए हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी, ये वायु के लिए हो गया। वायु में दूरी कितनी है, डी माइनस टी जाकर। ई के हो जाएगा, क्योंकि ये ई के क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है परावैद्युतांक के में, मोटाई कितनी है, टी है, इंटू में टी हो गया। एप्सिलॉन नॉट ई के दोनों के मान अब इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए, यहाँ हो जाएगा डी माइनस टी, प्लस में Q अपान में एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट के इंटू में ए इंटू में हो जाएगा T जाकर। Q अपान में एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ dt बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, T बचेगा और K बचेगा, तो T अपान में K हो जाएगा। धारिता, संधारित्र की धारिता Q इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा, तो C इक्वल्स टू Q अपान में V हो जाएगा। Q ऐसा ही रहेगा, V का वैल्यू कितना है, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस में T अपान में K।
मान रखते हैं क्यू से क्यू कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए ये ऊपर चला जाएगा, तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के। यही संधारित्र की धारिता के लिए धारिता का सूत्र है, जबकि बीच में के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ हो तब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 100 माइक्रो कूलाम, इसको चेंज कर लेते हैं 100 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम को जब चेंज करते हैं तो 10 की घात माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परावैद्युतांक के का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब पूछा गया है कि परावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है, प्रेरित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आवेश की मात्रा क्या होती, क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान में के, यहाँ भी होती है क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान में के। केवल एक प्लेट पर प्लस का आवेश होता है, दूसरी प्लेट पर माइनस का आवेश होता है। तो माइनस का माइनस, क्यू का मान कितना दिया है, 100 दिया गया है। ठीक, 1 माइनस के का मान कितना दिया गया, 2 रख दीजिए, यहाँ भी रख देंगे। यहाँ माइनस का 100, ये जब माइनस हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। यहाँ प्लस का 100, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस का 1/2 बचेगा। जब कट करेंगे इसे तो माइनस 50 माइक्रो कूलाम तथा प्लस 50 माइक्रो कूलाम, यानी प्रत्येक प्लेट पर कितना होगा, एक पर माइनस का 50 माइक्रो कूलाम, दूसरे पर प्लस का 50 माइक्रो कूलाम है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ही अथवा वाला क्वेश्चन दिया है। स्थिर वैद्युत के गॉस के नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। यानी पहले हमें गॉस का नियम लिखना है, फिर उस नियम की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले गॉस के नियम को देख लेते हैं। गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले क्या, एक बंद पृष्ठ मान लिया, इसमें ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। यहाँ से इसकी परिधि पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, DA है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से बाहर की ओर होती है तो बाहर की ओर लिख लिए हैं। इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, DA वेक्टर होगा, और बीच में जो घन कोण होगा वो कितना है, D ओमेगा है। कितना है, D ओमेगा है। अब देखिए, किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा जब विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, तो कुल आवेश इस पृष्ठ के अंदर कितना है, प्लस का क्यू है। क्यू का 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना होता है, 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट गुना। यदि किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश क्यू हो तो इससे निर्गत कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, परिबद्ध आवेश कितना है, क्यू। तो फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स है। इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड पाथ, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड पाथ। कैसा, बंद पथ है तो बंद के लिए रिंग बना दिए, क्लोज्ड पाथ हो गया है। समाकलन का मतलब होता है पूरे पृष्ठ का योग, तो उसके लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। ई डॉट में डीए फ्लक्स की परिभाषा में पढ़ा होगा, वहां से होगा, बराबर में जो आवेश है, आवेश कितना है, क्यू, उसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुना, तो एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे। यही गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय है। अब कूलाम के नियम का निगमन करना है। कूलाम के नियम का निगमन, माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्यू नॉट एफ आवेश स्थित है। देखिए प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर क्यू नॉट आवेश P बिंदु पर स्थित है। ठीक, प्लस क्यू तथा क्यू नॉट के बीच वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए P बिंदु से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। P बिंदु से होकर जाने वाला क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ होगा जाकर। ठीक, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उसी बिंदु से हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं।
ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। पी बिंदु के चारों ओर का क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर बाहर की ओर होगा, ये डी ए वेक्टर बाहर दिखाया की ओर होगा, तीव्रता ई भी बाहर की ओर होगी, तीव्रता ई बाहर की ओर होगी, वो भी बाहर होगी। क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब क्षेत्रफल अवयव कितना है, डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो डी ए क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स भी कम होगा, तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। अब जब दो वेक्टर का सदिश डॉट में गुणा होता है तो कास आता है, तो हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, और थीटा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जिधर ई वेक्टर है उसी दिशा में डी ए वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा ई इंटू में डी ए इंटू में कास 0, जाके कास 0 का मान 1 होता है, तो ई इंटू में डी ए हो जाएगा। अब ये तो क्या था, एक छोटे से क्षेत्रफल के कारण था, अब हमको पूरे पृष्ठ के कारण निकालना है, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन। हमने कहा पूरे का जब निकालना होता तो इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, क्योंकि पथ जो है बंद है तो उसके लिए हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। ई डी ए बराबर ई ऐसा ही रहेगा, फिक्स रहता है, चेंज क्या हो सकता है डी ए, तो इसी के साथ समाकलन आता है। अब इसका मतलब क्या है, डी ए मतलब है क्षेत्रफल और इस समाकलन का मतलब क्या है, पूरे का क्षेत्रफल। तो पूरी आकृति कौन सी है, एक वृत्त है, गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, इस डी ए की जगह कितना आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर चक्कर। अब गॉस थ्योरम पे आगे चलते हैं। गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश Q है, अतः गॉस की प्रमेय क्या होती है, फ्लक्स फाई बराबर होता है Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, फाई का वैल्यू कितना है E मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ से E का मान निकाल लेते तो ये किधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू में Q अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Q अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। P बिंदु पर रखे Q नॉट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। देखिए अब P बिंदु पर आवेश कौन सा रखा है, Q नॉट रखा है, Q0 रखा, तो इस पर वैद्युत बल होगा, क्योंकि कूलाम का नियम जो होता है बल के लिए है, तो F बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू में E, तो Q नॉट हो गया इंटू में E, Q नॉट ऐसा ही रहेगा, E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Q अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान में आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया है, आगे न्यूमेरिकल दिया है 1 क्रॉस 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल्स टू 4I प्लस में 3J टेस्ला में V इक्वल्स टू दिया है -75I प्लस में 100J मीटर पर सेकेंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात कीजिए और दिशा, यानी कि हमको चुंबकीय बल निकालना है, उसकी दिशा बतानी है। सबसे पहले आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा यदि पहले उंगली चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा में और बीच वाली उंगली धारा I की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। याद इस तरह से रखना है, F B और I, यानी अंगूठा
एफ की दिशा में रहे, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी रहे, अंगूठे के पास वाली उंगली, और आई जो दिशा है वो कौन सी रहनी चाहिए, तर्जनी उंगली यानी बीच वाली। अब देखते हैं इसमें अंगूठा एफ की दिशा में ऊपर है और ये वाली उंगली किस दिशा में, बी की दिशा में हो जाएगी, तो ये वाली दिशा किसकी बताएगी, धारा की दिशा, आई की दिशा बताएगी। याद रखना है एफ बी आई, सीरियल याद रखें, अंगूठा एफ, उसके पास वाली उंगली बी और उसके उंगली के पास वाली उंगली आई की दिशा बताएगी जाकर। ठीक, ये एफ बी आई याद रखना है। अब आते हैं आंकिक पर। v हमको दे रखा है 4i प्लस में 3j टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र v का मान दे रखा है। वेग v दे रखा है -75i प्लस में 100j मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। q दे रखा है 1 गुणा 10 की घात -9 कूलाम दिया है। f पूछा गया है, तो f बराबर होता है QVV साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, तो f बराबर हो जाएगा q और v वेक्टर मल्टीप्लाई v वेक्टर, यानी पहले वेग वाला और फिर चुंबकीय क्षेत्र v वाला जाकर। अब यहाँ पर क्या है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र का वेग का सदिश गुणनफल है, तो सदिश गुणनफल को विधि से पहले हल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं। तो v क्रॉस में b लिखते कैसे, हल कैसे करते हैं, ऊपर लिखते हैं i j k, ठीक, यहाँ पर i का गुणांक लिखा जाएगा, यहाँ पर j, यहाँ पर k। अब देखते हैं सबसे पहले कौन आया है, v, तो b के लिए i j k क्या है, b में क्या दे रखा था 4i प्लस में 3j, तो i का कितना है 4, j का कितना है 3, k का मान दिया नहीं तो 0। ठीक, ऐसी चुंबकीय क्षेत्र v में देख लेते हैं, i की वैल्यू कितनी थी, यानी i का गुणांक कितना था -75, j का गुणांक कितना था 100, k का गुणांक नहीं दिया है तो k का हो गया है 0। हल कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले i लिखा जाता है, तो i की ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, तो बचा हुआ कितना है, इतना वाला जाके बचा है इतना वाला। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई कर, तो 0 की गुणा से ये भी 0, 0 गुणा से ये भी 0, यानी i पूरा हो जाएगा 0 जाकर। अब दूसरे वाले में लगाते हैं माइनस, फिर लगाते हैं j में इसको छोड़ा जाता है, इसको छोड़ा जाता है, यानी इसकी गुणा 0 से माइनस इसकी गुणा 0 से, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब पहुंचते हैं k पर, तो k से जाने वाला पंक्ति और कॉलम दोनों को हटा देते हैं, तो ये k से जाने वाली पंक्ति ये हो गई और k से जाने वाला कॉलम ये हो गया, हट जाएगा, तो बचा कितना है, बचा इतना है जाकर। इसकी गुणा इधर होगी और इसकी गुणा इधर होगी जाकर, तो 100 की गुणा जब 4 से होगी तो हो जाएगा 400, अब माइनस माइनस प्लस 75 तिया 225 हो जाएगी। ठीक, तो b क्रॉस में v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625 हो जाएगा k। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो f बराबर क्या है qv गुणा में v, q का मान 1 गुणा 10 की घात -9, v क्रॉस v का मान 625 k हो जाएगा। f बराबर आ जाएगा 625 गुणा 10 की घात -9 k कैप। k कैप का मतलब ये है, यह जो बल लग रहा होगा वो जेड एक्स की तरफ लग रहा हो, क्योंकि आई जो होता है वो एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करता है, वाई जे जो होता है वो वाई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और के जो होता है वो जेड एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 7 का ही खा क्वेश्चन दिया गया है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, इसमें जो नियम प्रयुक्त होगा उसका भी उल्लेख करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक वृत्ताकार कुंडली मान लिए हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है r है, इसकी परिधि पर एक छोटा सा अवयव मान लिए हैं जिसकी लंबाई कितनी है dl, और कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कागज के तल के लंबवत दिया गया है। देखते हैं, माना एक तार को मोड़कर स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, एक वृत्ताकार कुंडली बनाए हैं जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक,
माना लूप के किसी अवयव की लंबाई डेल्टा एल है। लूप के किसी अवयव की लंबाई कितनी मान ली? डेल्टा एल मान ली। पहले लूप के निकाल लेते हैं, बाद में फेनुक संख्या से गुणा कर देंगे, कुंडली के लिए निकल आएगा। तो बायो सेवर्ट के नियम से अब डेल्टा एल के कारण ओ बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस किस बात पर निर्भर करेगा? तो बायो सेवर्ट नियम में पढ़े हैं, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत है। तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल अपान में आर स्क्वायर। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र था एक छोटे से अवयव डेल्टा एल के कारण था। अब हम पूरे लूप के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तब उसका कर देंगे समाकलन और या फिर उसका योग। पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो V बराबर हो जाएगा समेसन हो जाएगा डेल्टा V जाके, तो समेसन डेल्टा V का मान रख देते हैं। अब देखिए म्यू नॉट में कोई चेंज नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। 4 पाई में कोई चेंज नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। आई में कोई चेंज नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। आर स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा, बाहर निकल, इतना बाहर निकल। समेसन किसके साथ आएगा? डेल्टा एल। अब डेल्टा एल लंबाई की थी एक छोटे से अवयव की, हमको पूरी परिधि की लंबाई चाहिए, तो पूरी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो यही मान किसका हो जाएगा? सिग्मा डेल्टा एल का। सिग्मा डेल्टा एल का मान हो जाएगा 2 पाई आर जाकर। देखते हैं V बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई हो जाएगा, आई इंटू में आर स्क्वायर हो जाएगा और समेत सिग्मा डेल्टा एल का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई आर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा और एक आर से आर कट जाएगा। तो V बराबर म्यू नॉट आई अपान में 2 आर हो जाएगा। ये एक लूप के लिए है, यानी जिसमें केवल एक रिंग होता है। अब हमको कुंडली में निकालना है, तो कुंडली में मान लीजिए n फेरे हैं तो n से गुणा कर दीजिए। तो V बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई n अपान में 2 आर हो जाएगा। ठीक। अब उसमें ये कहा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र तो निकालना ही निकालना है, साथ में ये बताना है कि किस नियम का प्रयोग किया गया है उसका उल्लेख करना है। तो बायो सेवर्ट नियम को एक बार पढ़ भी चुके हैं सेट में, तो एक छोटी सी नज़र बायो सेवर्ट के नियम पर डाल लेते हैं। धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या बताया था? डेल्टा बी डेल्टा एल के समानुपाती होता है, यानी जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही होगा। डेल्टा बी समानुपाती आई था, यानी अगर धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, यानी दूरी अगर ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा जाकर। ऐसे ही डेल्टा बी क्या था? समानुपाती साइन थीटा के, यानी अवयव की लंबाई को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच में बने कोण के समानुपाती था। तीनों नियमों को मिला देंगे। जब तीनों नियमों को मिला देंगे तो डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक आता है, यहाँ पर वो नियतांक कितना होता है? म्यू नॉट अपान में 4 पाई। तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना? नंबर 1 धारा निकालना है, दूसरा प्रतिरोध पर विभवांतर निकालना है, तीसरा एल और सी पर विभव के बीच कलांतर निकालना है। फिर ध्यान सुनिए, धारा निकालना है, प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है, एल और सी के बीच कलांतर निकालना है। हमको क्या दे रखा है? जो एल है कुंडली है उस पर विभव कितना दे रखा है? 80 वोल्ट है। जो संधारित्र है उस पर विभव कितना दे रखा है? इस पे भी 80 वोल्ट। और जो प्रतिरोध है उसका मान कितना दे रखा है? 200 ओम जाकर। ठीक है। और एक समीकरण दे रखा है V बराबर 400 साइन 10 पाई टी दे रखा है। चित्र बना लिए, यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। V बराबर 400 साइन 10 पाई टी, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तुलना कर लेते हैं तो V नॉट का माना जाता है 400 वोल्ट। ठीक। अब परिपथ में धारा निकाल लेते तो I बराबर हो जाएगा V नॉट अपान में R। परिपथ में धारा क्या होती है?
वी नॉट अपान में आर। वी नॉट का मान कितना है 400, यहाँ 400 रख देते हैं, 200 भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर बचेगा। अब प्रतिरोध पर विभवांतर निकाल देते हैं। तो प्रतिरोध पर विभवांतर कितना आया था, वी नॉट बराबर 400 वोल्ट आ गया। एल व सी पर विभव के बीच कलांतर निकालते हैं। तो कलांतर tan फाई बराबर होता है BL माइनस का BC अपान में VR होता है। VL माइनस का BC अपान में VR होता है। होता कैसे देखें, इस डायरेक्शन में होता है VR जाकर, नीचे होता है VC, ऊपर होता है VL जाकर। अब BC को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा VL माइनस का VC जाकर। इन दोनों का परिणामी कहीं बीच में होगा, ये होगा जाकर। अब ये वाला कितना है, ये जितना है ये वाला उतना ही क्या कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा BL माइनस का BC। अब ये है फाई कोण, ये है फाई जाकर। तो tan फाई बराबर क्या होता है लंब अपान में आधार। लंब कितना है VL माइनस BC, आधार कितना है VR। तो VL माइनस BC अपान में BR। BL और BC दोनों के मान 80 दे रखे हैं। तो 80 माइनस 80 अपान में BR, 80 से 80 कट गया। तो tan फाई बराबर 0 बराबर में tan 0 डिग्री। tan छोड़ देंगे तो फाई बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसी में अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा था, प्रकाश व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। अब यंग द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का जो सिलेबस है इस बार हट गया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। केवल हमको यहाँ पर पढ़ना है प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें। तो शर्त नंबर 1 पर आते हैं, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। ध्यान रखें, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों तरंगों की आवृत्तियां या तरंगदैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है, दो तरंगें होंगी अध्यारोपित होंगी तो उनके आयाम भी बराबर हो, आवृत्ति या फिर तरंगदैर्ध्य भी बराबर होनी चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। कला संबंध का मतलब क्या है, दोनों के बीच जो कलांतर आ रहा है यानी फाई का मान आ रहा है वो समय के साथ नियत रहना चाहिए। यानी एक में जितना कलांतर उनके साथ में दोनों के बीच जो कलांतर रह रहा है वो नियत रहे, ऐसा नहीं कम या ज़्यादा ना हो। एक अनुपात में बढ़े तो उसी अनुपात में बढ़ता चला जाए, अगर घटे तो उसी अनुपात में घटता चला जाए। ठीक, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए यानी बहुत पतले होने चाहिए। अगला, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। नंबर 1 क्या था, आयाम लगभग बराबर होना चाहिए, आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य लगभग बराबर होना चाहिए, दोनों स्रोत कला संबंध होने चाहिए, दोनों स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए और दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिया गया है प्रकाश पथ क्या होता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये दिया गया है। दूसरा, एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की इक्वर्णीय प्रकाश किरण आपतित है। गुटके का अपवर्तनांक कितना, 1.5। गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। गुटके से परावर्तित हो रही है उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य बताइए, जो अपवर्तित हो रही है। अब सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश पथ होता क्या है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, यानी अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में दूरी तय कर रही है जिसका निर्वात के सापेक्ष कितना अपवर्तनांक स्मॉल n है, तो गुणनफल n d यानी अपवर्तनांक और जितनी दूरी की गई है तय की गई है वो उसका गुणनफल प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। यानी अपवर्तनांक का गुणनफल और दूरी का गुणनफल, अपवर्तनांक और दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, प्रकाशीय पथ कहलाता है। अब पहुंचते हैं सवाल क्या दिया गया है। आंकिक दिया गया है लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया। n बराबर दिया है 1.5।
अब दो तरह की प्रकाश किरणें हैं, एक तो अपवर्तित और दूसरी परावर्तित। अब जब अपवर्तित होगी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक। परावर्तित होगी तो क्या ख्याल रखना है, और दोनों स्थितियों में ध्यान रखें, चाहे प्रकाश किरण का अपवर्तन हो चाहे हो परावर्तन, आवृत्ति कभी नहीं बदलती, आवृत्ति नियत रहती है। देखें, परावर्तित प्रकाश वायु में ही रहेगा, अतः तरंग दैर्ध्य आवृत्ति चाल वही रहेगी जो प्रकाश आपतित प्रकाश की। देखिए, आपतित प्रकाश क्या है, परावर्तन क्रिया में जाएगा, उसी माध्यम में लौट आएगा। जब माध्यम सेम है तो तरंग दैर्ध्य भी सेम होगी, आवृत्ति भी सेम होगी और चाल भी सेम होगी जाकर। अब मान निकाल लेते हैं। आवृत्ति न्यू बराबर होता है सी अपान में लैम्डा, आवृत्ति न्यू बराबर होता है सी अपान में लैम्डा। सी का मान दे रखा है 3 × 10⁸, लैम्डा का मान दे रखा है 6000 × 10⁻−10। इसको जब हल करेंगे तो न्यू बराबर आ जाएगा 0.5 × 10⁻15 हर्ट्ज जाकर, ठीक। और ये तो हो गई आवृत्ति, और चाल कितनी रहेगी 3 × 10⁸, क्योंकि वायु माध्यम है। तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम रहेगी। अब अपवर्तित होगी जाकर, तो अपवर्तन के बाद इसका क्या होगा, चाल भी बदल जाएगी, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति सेम रहेगी, लेकिन आवृत्ति सेम रहेगी। अब देखते हैं, n बराबर हो जाएगा c अपान में b, मान चाहिए हमको v का, तो v बराबर हो जाएगा c अपान में n। c का मान कितना 3 × 10⁸, n अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। जब हल करेंगे तो b बराबर 2 × 10⁸ हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी अब n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति। अब चाल निकल गई, आवृत्ति होती है सेम, जितनी पहले उतनी बाद में। अब बात किसकी है, तरंग दैर्ध्य की। b बराबर होता है n लैम्डा, b बराबर क्या होता है, न्यू इंटू में लैम्डा, न्यू होती है आवृत्ति जाकर, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, v अपान में न्यू, v अपान में कितना हो जाएगा, b अपान में न्यू। तो लैम्डा बराबर b अपान में न्यू, v का मान है 20 × 10⁸, न्यू आवृत्ति का मान है 0.5 × 10⁻15 जाकर। जब हल करेंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 4000 × 10⁻10, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम जाकर। इसी के साथ दूसरा सेट 346 VT कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे सेट से शुरुआत करेंगे।